हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल अंजू एग्जाम एकेडमी में स्वागत है। आप कैसे हैं? हमको आशा और पूरा विश्वास होगा कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन और प्रैक्टिस। लास्ट समय में कुछ नया नहीं पढ़ने का। दोस्तों, हम लोग वर्तमान समय में यूपीटीजीटी 2026 को टारगेट करके मैराथन क्लास चला रहे हैं और मॉडल पेपर, इससे पहले 10 मॉडल पेपर दिया जा चुका है, जिसका प्लेलिस्ट चैनल पे बना है। आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। और मैराथन क्लास भी 10 से 12 दिया जा चुका है, जिसका भी प्लेलिस्ट बना है। आप वहां से जा करके अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। जितना आपको टाइम मिले उतना 3 से 4 बार 5 बार मॉडल पेपरों को आप सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और जहां से डाउट हो रहा है, मैराथन क्लास देखेंगे, आपका डाउट क्लियर होगा। आज हम लोग देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैराथन क्लास है। इसका पार्ट 1 चला गया है, आज पार्ट 2 देखेंगे। 250 प्रश्नों का महामैराथन था, जिसमें 125 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 125 प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, यदि चैनल पर आ ही गए हैं तो आप बने रहिए सेशन में। हम लोग वीडियो के अंत में कंप्लीट रिवीजन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिप्स भी जानेंगे। यदि दोस्त आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। यदि पसंद नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी है, ताकि मैं सुधार सकूं। और आप लोग किस और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी कमेंट करिएगा। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर बिना समय गवाए। कंज्यूमर सरप्लस। आज हम लोग देखेंगे कंज्यूमर सरप्लस, यानी उपभोक्ता की बचत से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं उसका निचोड़ हम लोग देखेंगे। और यह एक ऐसा टॉपिक है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यह एक ऐसा सेगमेंट है, यहाँ से 10 से 15 प्रश्न बनता ही बनता है टीजीटी में। इसलिए इस डॉक्यूमेंट को आप मिस मत करिएगा। चलिए चलते हैं। उपभोक्ता बचत की अवधारणा किसने दी थी? रिकार्डो, मार्शल, केन्स। ऑप्शन डी है रॉबिन्स। तो उपभोक्ता बचत की अवधारणा किसने दिए थे? देखिए, सबसे पहले समझिए उपभोक्ता बचत क्या होता है। मानिए आप अपने पे लीजिए, आपको कोई कपड़ा पसंद आया तो घर से तो क्लियर नहीं रहेगा कितने में मिलेगा, पता नहीं है। लेकिन आप अपने मन में धारणा बनाकर जाएंगे ना कि मैं मिल जाएगा लगभग 1000 में। तो आप अपने पास कितना पैसा लगेगा, लेकिन धारणा बनाएंगे ना कि 1000 का मिलेगा। यदि आप वहाँ गए, वो शर्ट जो देखे आप या कपड़ा देखे आपको 800 में मिल गया, तो जो धारणा बनाए थे वो, और जो धारणा बनाए थे कि नहीं 1000 में, तो वो आपकी यूटिलिटी है, और जो आप दिए वो आपका व्यय है। तो वो दोनों का अंतर ही उपभोक्ता बचत कहलाता है। यानी 1000 और 800 का अंतर ही उपभोक्ता बचत 200 कहलाएगा। तो इस अवधारणा को किसने दिया था? मार्शल ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जितना भुगतान करने के लिए तैयार होता है और वास्तव में जितना भुगतान करता है, दोनों का अंतर ही कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। उपभोक्ता बचत का सूत्र क्या होता है? टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, या टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल यूटिलिटी प्राइस, या कॉस्ट रेवेन्यू। क्या होगा उपभोक्ता बचत का? मैं अभी बताई हूं कि कुल उपयोगिता माइनस कुल व्यय। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्याख्या कम करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस वस्तु को उपभोक्ता की बचत अधिक होती है? दिया है, निम्न में से किस वस्तु में उपभोक्ता को बचत अधिक होती है? नमक में, माचिस में, पानी में, सोना में। देखिए, उपभोक्ता की बचत सबसे अधिक उसी में होगा जिसमें सबसे अधिक उपयोगिता होगा, यानी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगी, और उसका दाम भी सबसे कम होगा। उसी में सबसे अधिक उपभोक्ता को बचत प्राप्त होगी। तो ये होगा पानी, क्योंकि इसकी उपयोगिता मानव जीवन में अति आवश्यक है और इसका मूल्य भी कम है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 129 है, उपभोक्ता की बचत किस वस्तु में कम होती है? आवश्यक वस्तु में, विलासिता की वस्तु में, दुर्लभ वस्तु में, पूरक वस्तु में। तो जो उपभोक्ता की वस्तु होती है, जो उपभोक्ता की बचत सबसे कम विलासिता की वस्तु में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
लग्जरी गुड के लिए भुगतान करने की इच्छा और वास्तविक भुगतान में का अंतर अपेक्षाकृत कम होता है। प्रश्न नंबर 130 है, यदि किसी वस्तु की कीमत घटे तो उपभोक्ता बचत घटेगी या बढ़ेगी? बताइए। घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, शून्य रहेगी? यदि किसी वस्तु की कीमत घट जाएगी तो उपभोक्ता की बचत क्या होगा? बढ़ जाएगा, सीधा बात है। कपड़ा वाली अपने दिमाग में लाइए, 1000 लेकर गए हैं, यदि उसका कीमत 800 से न होकर 500 हो जाएगी तो क्या आपकी बचत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अगला सेगमेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उपभोक्ता बचत से जितने भी प्रश्न थे उसको ले लिए। अब हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी डिमांड होता क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मांग की लोच का अर्थ क्या होता है? हिंदी में मांग की लोच कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो मांग की लोच का अर्थ क्या होता है? मांग का स्तर, मांग की संवेदनशीलता, पूर्ति, उत्पादन। तो मांग की लोच का अर्थ होता है मांग की संवेदनशीलता, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो मांग की संवेदनशीलता से इसका अर्थ को लगाया जाता है, यानी मूल्य में परिवर्तन के प्रति मांग कितना प्रतिक्रिया करती है उसे ही मूल्य का मांग कहलाता है, मांग की लोच कहलाता है। यदि कीमत 10% बढ़े और मांग 20% घटे तो मांग की लोच क्या होगी? 0.5, 1 होगा, 2 होगा या 10 होगा? तो मैं अभी बताई हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो परसेंटेज इन डिमांड 20 है और परसेंटेज इन क्वांटिटी 10 है, तो कटकर कितना आएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है? नमक, दवा, विलासिता की वस्तु, पानी की वस्तु। तो सबसे अधिक लोचदार किसकी होगा? विलासिता की वस्तु का होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि लग्जरी गुड के विकल्प अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तुओं की मांग सामान्यतः क्या होती है? लोचदार, कम लोचदार, पूर्ण लोचदार, ऋणात्मक। तो देखिए, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोचदार कम लोचदार होती है, क्योंकि कीमत बढ़े या घटे उसके मांग पर बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये नेसेसरी गुड होती हैं, जैसे नमक, दवा, कपड़ा, ये सब नॉर्मल, ये सब नेसेसिटी होती है, इस पर कीमत का प्रभाव कम पड़ता है। और सबसे अधिक लोचदार विलासिता की वस्तुओं में होता है, अधिक लोचदार। और पूर्ण लोचदार में थोड़ा भी कीमत में परिवर्तन हुआ तो पूरा शिफ्टिंग हो जाएगी उस पर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मांग की लोच 1 से अधिक हो तो मांग क्या कहलाएगी? लोचदार, इकाई लोचदार, लोचदार, पूर्ण लोचदार। तो जब मांग की लोच इकाई से 1 अधिक होगा तो वो लोचदार मांग कहलाएगी। इकाई से कम होगा तो बेलोचदार मांग कहलाएगी। यदि 0 होगा तो पूर्णतः बेलोचदार कहलाएगी। यदि इन्फिनिटी होगा तो पूर्णतः लोचदार मांग कहलाएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 136 है, यदि लोच 1 से कम हो तो मांग क्या कहलाएगी? लोचदार, बेलोचदार, इकाई लोचदार, पूर्ण लोचदार। तो जब लोच 1 से कम होगा तो वो बेलोच कहलाएगी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रॉस इलास्टिसिटी धनात्मक कब होता है? पूरक वस्तुओं में, प्रतिस्थापन वस्तुओं में, गिफेन वस्तुओं में, निम्न स्तरीय वस्तुओं में। तो क्रॉस इलास्टिसिटी धनात्मक प्रतिस्थापन वस्तुओं में होगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जैसे टी और कॉफी, सब्स्टिट्यूट गुड में क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब टी का, देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी में होता है, जैसे टी है इसका प्राइस बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड भी बढ़ जाएगा। इसे ही मतलब क्रॉस का मतलब होता है तिरछा, इसका प्राइस, कॉफी, टी का प्राइस और कॉफी का डिमांड देखा जा रहा है, तो ये बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है टी और कॉफी में। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऋणात्मक कब होती है? सब्स्टिट्यूट में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, लग्जरी गुड में या इंफीरियर गुड्स में। तो जब क्रॉस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होती है, जैसे कार और पेट्रोल, यदि कार का दाम बढ़ जाएगा, यदि पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो लोग कार कम खरीदेंगे। तो ये पूरक वस्तु हैं, तो इनमें नेगेटिव संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 139 है, इनकम इलास्टिसिटी ऋणात्मक किन वस्तुओं में होती है? सामान्य में, विलासिता या इंफीरियर या निम्न स्तरीय या पूरक।
तो इनकम इलास्टिसिटी ऋणात्मक किस वस्तु में होती है? तो देखिए, जो इंफीरियर गुड्स होती है या निम्न स्तरीय गुड्स होता है, इनमें इनकम इलास्टिसिटी ऋणात्मक होती है, क्योंकि जब आय बढ़ती है तो निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग घट जाती है, क्योंकि आय बढ़ने से वो ब्रांडेड कपड़े या ब्रांडेड वस्तुओं की तरफ झुकाव हो जाता है। और जो इंफीरियर गुड्स है, इसकी जब कीमत बढ़ेगी तो इसका मांग भी बढ़ता है। ये मांग के नियम का अपवाद है इंफीरियर गुड्स। अगला चलते हैं, आय की लोच एक से अधिक होने पर वस्तु कहलाएगी। जब एक से अधिक है तो वस्तु क्या कहलाएगी, आप बताइए? आवश्यक वस्तु, विलासिता की वस्तु, निम्न स्तरीय वस्तु, गिफिन वस्तु। आय की लोच एक से अधिक होने पर वस्तु क्या कहलाएगी? तो वो विलासिता की वस्तु कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 140 का बी। लग्जरी गुड में मांग आय बढ़ने पर, लग्जरी गुड की मांग आय बढ़ने पर तीव्रता से बढ़ती है। अब हम लोग देखेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जो हम लोग सेगमेंट को कंप्लीट कर चुके, कंज्यूमर सरप्लस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उदासीनता वक्र विश्लेषण किसने विकसित किया था? मार्शल ने, हिक्स एलन ने, रॉबिन्सन ने, पेगू ने। तो जो उदासीनता वक्र विश्लेषण है वह हिक्स ने विकसित किया था, हिक्स और एलन ने। यह कार्डिनल अप्रोच पर आधारित है। कौन? उपभोक्ता। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच विकसित किया हिक्स और एलन ने। उदासीनता वक्र दर्शाता है, किसको दर्शाता है? समान लागत को, समान संतुष्टि को, समान आय को, समान उत्पादन को। तो जो आयसी कर्व है वह समान संतुष्टि को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए, जो आयसी कर्व है, यहाँ कहीं पर आयसी कर्व के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर अगला है, उच्च उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है? कम संतुष्टि, समान संतुष्टि, अधिक संतुष्टि, शून्य संतुष्टि। तो देखिए, जो उदासीनता वक्र है, जो जितना ऊपर रहेगा वो उच्च संतुष्टि को दर्शाएगा और जो जितना नीचे रहेगा वो उतने कम संतुष्टि को दर्शाएगा। तो यहाँ उच्च उदासीनता उच्च अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 143 का उत्तर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, उदासीनता वक्र का ढाल क्या कहलाएगा? MC, MRS, MPC, MP। तो जो उदासीनता वक्र का ढाल है वह क्या कहलाएगा? MRS कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, MRS सामान्यतः क्या होता है? बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, शून्य होता है। तो जो MRS है वह घटता रहता है और MRS के कारण ही आयसी कर्व मतलब स्लोप लिए हुए है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण आयसी उत्तल होता है। मैं भूल गई थी थोड़ा, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 146 है, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु में आयसी होता है। जब पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु होगा तो उसमें आयसी कैसा होगा? पूर्ण प्रतिस्थापन, एल आकार का, सीधी रेखा, यू आकार का, वृत्ताकार। तो जब पूर्ण प्रतिस्थापन होगा, जितना मतलब x को छोड़ेगा उतना y को पकड़ेगा, जितना y को पकड़ेगा उतना x को छोड़ेगा, मतलब किसी वस्तु को, तो वहां पे सीधी रेखा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 है, पूर्ण पूरक वस्तुओं की आयसी होती है, कैसी होती है? एल आकार का, सीधी रेखा, यू आकार का, क्षैतिज। तो जो पूरक वस्तुओं का आयसी होता है वह एल आकार का होता है, इसे ही समकोणी भी कहा जाता है। पूर्ण पूरक का, पूर्ण प्रतिस्थापन का सीधा होगा, पूर्ण पूरक का आयसी कर्व एल शेप का होगा। 147 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन में क्या होता है? MRS इज ग्रेटर देन PX बटा में PY, या MRS इज लेस देन PX बटा में PY, या MRS बराबर PX बटा में PY, या MRS बराबर 0 होता है। तो जब उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति में होता है तो MRS बराबर PX बटा में PY होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि आय बढ़े तो बजट रेखा क्या होगा? यदि आय बढ़े तो बजट रेखा क्या होगा? समांतर बाहर की ओर खिसकेगा, अंदर की ओर खिसकेगा, घूमेगी, स्थिर रहेगी। बताइए क्या होगा? तो जब
आय बढ़ेगा तो समानांतर बाहर की ओर खिसकेगा, ऊपर की ओर जाएगा, और यदि आय कम होगा तो समानांतर नीचे की ओर खिसकेगा। तो आय बढ़ने के लिए समानांतर बाहर की ओर खिसकेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि केवल x वस्तु की कीमत घटे तो बजट रेखा क्या होगा? समानांतर खिसकेगी, या x अक्ष की ओर घूमेगी, या y अक्ष की ओर घूमेगी, या स्थिर रहेगी? देखिए, जब बजट रेखा, देख लीजिए, मान लीजिए बजट रेखा हो गया, तो यदि x अक्ष की कीमत घट जाएगी तो x वस्तुओं की खरीदने की जो शक्ति है और बढ़ जाएगी, तो ये x अक्ष की ओर घूमेगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जो प्रश्नों को देखे हैं उसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। कंज्यूमर सरप्लस की अवधारणा किसने दिया था? मार्शल ने। कंज्यूमर सरप्लस बराबर होता है कुल उपयोगिता माइनस कुल व्यय। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक डिमांड कब होता है? जब ईडी इज ग्रेटर देन 1, या इन इलास्टिक कब होता है? ईडी इज लेस देन 1। सब्स्टिट्यूशन गुड्स में पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। और इंडिफरेंस कर्व को हिक्स और एलन ने विकसित किया था। हायर सैटिस्फैक्शन हायर आईसी को इंडिकेट करता है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब एमआर बराबर पीएक्स बटा में पीवाई होता है। परफेक्ट कंपटीशन में नहीं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन में स्ट्रेट लाइन आईसी कर्व बनता है, और जब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक वस्तु होती है, तो उसमें एल शेप का आईसी कर्व बनता है। अब चलते हैं अगले सेगमेंट पे। अब देखते हैं कि कौन सा सेगमेंट है। इकोनॉमिस्ट एंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखिए, इकोनॉमिस्ट और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रिकार्डो ने क्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांत दिया था? गोशन ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम दिया था? लॉगान का सिद्धांत किसने दिया था? या मार्शल अनिश्चितता सिद्धांत दिया था? तो देखिए, रिकार्डो ने सीमांत उपयोगिता सिद्धांत बिल्कुल नहीं दिए थे, इन्होंने लगान सिद्धांत दिया था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। किन्स ने लगान सिद्धांत दिया था? जी नहीं, रिकार्डो ने लगान सिद्धांत दिया था, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, मार्शल ने अनिश्चितता सिद्धांत दिया था, जी बिल्कुल गलत। मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस की अवधारणा दी थी और कार्डिनल अप्रोच को विकसित किया था, जबकि अनिश्चितता सिद्धांत को प्रोफेसर नाइट ने दिया था। और गोसेन ने समय सीमांत उपयोगिता का नियम दिया था, जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। गोसेन का जो प्रथम नियम है, गोसेन ने 2 नियम दिए हैं। गोसेन का प्रथम नियम एक कहलाता है, एक गोसेन का प्रथम और एक द्वितीय नियम। जो गोसेन का प्रथम नियम होता है वह श्रम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, और श्रम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है। ये प्रश्न सीधा सीधा बन चुका है कि गोसेन का प्रथम नियम कौन है और गोसेन का द्वितीय नियम कौन है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ सेक्रेसिटी किससे संबंधित है? एडम स्मिथ से, मार्शल से, रॉबिन्स से, सैमुअल्सन से। सेक्रेसिटी से यानी दुर्बलता से संबंधित परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया है? तो रॉबिन्सन ने दिया है। मार्शल ने कल्याण संबंधित परिभाषा दी है, और सैमुअल्सन ने विकास संबंधित परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 153 है। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का प्रतिपादन किसने किया है? हाले ने, नाइट ने, शुम्पीटर ने, मार्शल ने। तो देखिए, इनोवेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है? आप कमेंट करके बताइए, तब तक मैं और बताई हूँ। नाइट ने अनिश्चितता वहन करने का पुरस्कार लाभ को बताया है, अनिश्चितता वहन करने का सिद्धांत नाइट ने दिए हैं। हाले ने और मार्शल ने क्या दिए हैं? आप कमेंट करके बताइए। तो शुम्पीटर ने इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दिए हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किससे संबंधित है? और ये बताइए कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दिया किसने है? तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी यानी तरलता जाल सिद्धांत ब्याज से संबंधित है, और इसको किसने दिया है? किन्स ने दिए हैं। इसका ट्रैप ऐसा होता है, लिक्विडिटी ट्रैप, और जब तरलता जाल की स्थिति होती है तो उस समय मॉनेटरी पॉलिसी अप्रभावी हो जाती है। अगला प्रश्न है, अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी किसने दिया है? हाले ने, नाइट ने, रिकार्डो ने, पिगू ने। कमेंट करके बताइए। अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी किसने दिया है? नाइट ने दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 156 है,
कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। गिफिन वस्तु में कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। क्या गिफिन वस्तु में कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ती है? तो जी बिल्कुल बढ़ती है। आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है गिफिन गुड्स में, तो जी बिल्कुल। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि ये सेशन यूपीटीजीटी या अन्य टीचिंग एग्जाम जहां भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है उसके लिए बनाया जा रहा है। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। आप वीडियो से जुड़ करके सेशन का आनंद उठाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और पसंद ना आए तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। यदि चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, परफेक्ट कंपटीशन में AR EMR होता है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में AR और EMR बराबर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि फर्म प्राइस टेकर होती है। जी दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। परफेक्ट कंपटीशन में यही रेखा AR है, यही रेखा EMR है, यही डिमांड लाइन है, सब कुछ यही है। और क्यों है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और प्राइस टेकर होने के कारण हर अतिरिक्त इकाई समान मूल्य पर बिकता है। ठीक। प्रश्न नंबर 158 है, मोनोपोली में EMR और AR से कम होता है। फिगर से देखिए, मोनोपोली में जो ये AR है सट जाएगा, मतलब इसको बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बता रही हूँ कैसे बनेगा। आप लोग भी ये नहीं पढ़िए मन लगाकर, एक बार सिलेक्शन पा गए जिंदगी आसान हो जाएगी। मोनोपोली में EMR, देखिए ये AR है और ये EMR है, नीचे वाला EMR है, ये AR है। तो देखिए मोनोपोली में EMR AR से कम है, तो जी बिल्कुल सही है। और यह क्यों है? क्योंकि अतिरिक्त बिक्री के लिए कीमत घटानी पड़ती है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। मोनोपोली में EMR AR से कम होता है क्योंकि अतिरिक्त बिक्री के लिए कीमत घटानी पड़ती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 159 है, दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। कथन है, इसका कारण दिया है क्योंकि ऐसा होने पर संतुष्टि स्तर विरोधाभास उत्पन्न होगा। तो जी बिल्कुल, जो उदासीनता वक्र है एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटते हैं क्योंकि ऐसा करने पर संतुष्टि स्तर में विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है और व्याख्या भी है। कथन भी सही है, उसका व्याख्या भी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 160 है, सीमांत भूमि पर लगान शून्य होता है, वह सबसे कम उपजाऊ होती है। तो जी बिल्कुल, सीमांत भूमि पर लगान शून्य होता है और यह कम उपजाऊ होती है। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। मैं जल्दी प्रश्नों को कवर कर रही हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि अंतिम समय में जितना से जितना हो सके आप लोगों के पास फैक्ट पहुँच सके। अब स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्नों को देखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में प्रवेश एवं निकास स्वतंत्र होता है। मोनोपोली में बाधाएं होती हैं। तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन में पूर्ण प्रवेश पर और पूर्ण निकास पर कोई बाधा नहीं होती और इसलिए मतलब प्रवेश और निकास पर स्वतंत्रता होती है, कोई बाधा नहीं होती है। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में दीर्घकाल में केवल नामा प्रॉफिट होता है और मोनोपोली में प्रवेश बाधाएं होती हैं। इसलिए मोनोपोली में दीर्घकाल में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? EMR AR से हमेशा बड़ा होता है। तो ये देखिए हमेशा, केवल, ये सब नेगेटिव सेंस देता है। तो जी ये बिल्कुल गलत है। मोनोपोली में EMR इज लेस देन AR, जी तो अभी बताई हूँ, ये सही है। परफेक्ट कंपटीशन में EMR इज लेस देन AR, तो जी बिल्कुल नहीं। इसमें परफेक्ट कंपटीशन में AR और EMR दोनों सही होता है। मोनोपोली में AR EMR, जी नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। परफेक्ट कंपटीशन में AR बराबर EMR होता है और मोनोपोली में MR इज लेस देन AR होता है, यानी MR छोटा होता है AR से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु इन्फीरियर गुड्स हो सकती है? प्रश्न देख लीजिए, इन्फीरियर गुड्स कौन हो सकती है? मोटा अनाज, महंगी कार, AC या हीरा। तो देखिए इसमें से देखने पर सबसे घटिया वस्तु कौन सी लग रही है? तो ये मोटा अनाज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि आय बढ़ने पर इसकी मांग घट जाती है।
इन्फीरियर गुड्स की मुख्य विशेषता होती है कि जब आय बढ़ेगी तो उसकी मांग घट जाएगी, और यदि इसकी कीमत बढ़ेगी तो इसकी मांग भी बढ़ जाएगी। यह मांग के नियम का अपवाद है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सेलिंग कास्ट सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस कंपटीशन में होता है? परफेक्ट में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या मोनोप्सोनी में? तो जो सेलिंग कास्ट यानी विज्ञापन व्यय, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अधिक प्रभावी होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? एपी अधिकतम होती है तो एपी बराबर एमपी होता है। टीपी अधिकतम होता है तो एमपी 0 होता है। एमसी हमेशा एसी के ऊपर होता है। एबीसी यू आकार का होता है। तो देखिए जी, एमपी और ये सब फिगर से संबंधित प्रश्न है। देखिए एमपी, एपी और ये एमपी, एपी है और ये एमपी है। दिया है कि जब एमपी अधिकतम होता है तो एपी के बराबर होता है। तो जी देखिए यहाँ पे अधिकतम है तो एमपी के बराबर है। और टीपी का देखिए, टीपी ऐसे बनता है, जब एमपी 0 होता है तो टीपी मैक्सिमम होता है। जी ये बिल्कुल सही है। देखिए ये हमेशा जो लगा रहा है ना, यही गलत सेंस देता है। एमसी, देखिए यहाँ पे एमसी है, हमेशा एसी के ऊपर आता है। तो जी नहीं, कुछ समय के लिए ऊपर है लेकिन फिर नीचे आ जाता है। एसी कभी 0 नहीं होगा, लेकिन एमसी 0 भी हो जाएगा, ऋणात्मक भी हो जाएगा। ए बी सी का आकार यू आकार का होता है। तो जी बिल्कुल, तो इसमें गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 165 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एमसी एसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, हमेशा ऊपर नहीं रहता है। अब मैचिंग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। रिकार्डो रेंट थ्योरी दिए थे, चैम्बरलिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिए थे, नाइट अनसर्टेनिटी, किन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस दिए थे। कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए। ऑप्शन देखिए, तो देखिए रिकार्डो रेंट थ्योरी दिए थे, जी बिल्कुल सही है। रिकार्डो रेंट थ्योरी दिए थे। चैम्बरलिन मोनोपोलिस्टिक दिए थे, नाइट अनसर्टेनिटी दिए थे, किन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस दिए थे। तो 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सही सुमेल कीजिए, सही सुमेल कीजिए। हाले ने रिस्क थ्योरी दिया था, शुम्पीटर ने इनोवेशन थ्योरी दिया था, रिकार्डो ने रेंट थ्योरी दिया था। उपयुक्त तो सही है। तो देखिए हाले ने रिस्क थ्योरी दिया था, शुम्पीटर ने इनोवेशन थ्योरी दिया था, रिकार्डो ने रेंट थ्योरी दिया था। जी 0 चारों सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, 250 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए हो जाएगा, नहीं तो एक पार्ट और बना दिया जाएगा इसका। 168 का है, पाल स्विजी किंग डिमांड कर्व दिए थे, कुन्ना डोपुली से संबंधित है, मार्शल सेक्रेसिटी यानी दुर्बलता की डिफिनेशन से संबंधित है, रॉबिन्सन दुर्बलता की परिभाषा संबंधित है। तो जी देखिए स्विजी ने किंग डिमांड कर्व दिया था, कुर्नाड ने डोपोली से संबंधित है, मार्शल सेक्रेसिटी डिफिनेशन से संबंधित नहीं है, ये वेलफेयर से संबंधित है यानी कल्याण संबंधित परिभाषा दिए थे। ऑप्शन ए सही होगा, सी सही होगा। यहाँ पे गलत पूछा है, रॉबिन्सन ने सेक्रेसिटी से संबंध दिए थे। प्रश्न नंबर 169 है, यदि मांग की आय लो ऋणात्मक हो तो क्या होगी? सामान्य वस्तु, विलासिता वस्तु, निम्न स्तरीय वस्तु, पूरक वस्तु। आज हमें दोबारा मेहनत करना पड़ा क्योंकि लाइव में चलाए थे, नेटवर्क इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाई, इसलिए मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा क्लास को। तो मांग की आय लो ऋणात्मक कब किस में होते? तो निम्न स्तरीय वस्तुओं में होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी शून्य हो तो वस्तुएं क्या होंगी? पूरक, स्वतंत्र, प्रतिस्थापन, गिफेन। तो जब क्रॉस इलास्टिसिटी होगा तो उसमें पूरक वस्तुएं होंगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से उपभोक्ता संतुलन प्राप्त नहीं कर सकता है कब? जब एमआरएस बराबर पी एक्स बटा में पी वाई होगा तब, या बजट लाइन आईसी को स्पष्ट करेगा तब, या आईसी अवतल होगा तब, या ऑप्शन डी देखते हैं आईसी उत्तल होगा तब। बताइए 171 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए
MRS बराबर PX बटा में PY, तो होगा संतुलन होगा। बजट रेखा जब IC को स्पर्श करेगी तभी होगा, और जब अवतल रहेगा तो नहीं, उत्तल रहेगा तो होगा ना संतुलन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे संतुलन नहीं प्राप्त होगा तो अवतल की स्थिति में नहीं, उत्तल की स्थिति में संतुलन प्राप्त होता है। सामान्य संतुलन के लिए IC का उत्तल होना आवश्यक है। अब देखिए प्रश्न, MC AC से अधिक हो तो क्या होगा। इसको ऐसे प्रश्नों को ना फिगर से हल करना पड़ता है। देखिए ये MC हो गया और ये AC है। ये ऐसा प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न इस परीक्षा में निश्चित है आप लोगों से मुलाकात करेगा। ऐसे फिगर से आप लोग हल करेंगे तो निपट जाएंगे, वरना रट करके कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो देखिए क्या पूछा है, ये AC है। हाँ, MC, जब MC AC से अधिक है, देखिए ऊपर वाला बात बोल रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा। AC क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, MC शून्य है। तो जी बढ़ रहा है ना, यहाँ पे बढ़ ही न रहा है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। 72 का ए सही होगा। फिगर बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। अब बताइए परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व कौन सा होता है, MR कर्व, AR कर्व, MR का ABC के ऊपर वाला भाग, ACC कर्व। प्रश्न नंबर 173 का कौन सा सही होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का सप्लाई कर्व MC कर्व का ABC के ऊपर वाला भाग को सप्लाई कर्व कहा जाता है। प्रश्न नंबर 143 का उत्तर नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मोनोपोली में प्राइस और आउटपुट का निर्धारण कहाँ होता है। AR बराबर MR, MR बराबर MC, AC बराबर MC, प्राइस बराबर MC। प्रश्न नंबर 174 का उत्तर कौन सा होगा। मोनोपोली में प्राइस और आउटपुट का निर्धारण कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर बी पर होगा। जहाँ पर MR बराबर MC होगा वहाँ पे प्राइस और आउटपुट का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। MC बराबर MR बराबर MC, आउटपुट तय होता है, फिर AR कर्व से प्राइस ज्ञात किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 175 है, अर्थशास्त्र में इनविजुअल हैंड्स की अवधारणा किसने दी थी। मार्शल ने, रिकार्डो ने, एडम स्मिथ ने, किन्स ने। 175 का उत्तर कौन सा होगा। अदृश्य हाथ, इसे हिंदी में कहा जाता है अदृश्य हाथ की अवधारणा एडम स्मिथ ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एडम स्मिथ के अनुसार व्यक्तिगत स्वार्थ समाज के हित में कार्य करता है। ठीक, अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जितने भी प्रश्नों को देखे उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रॉबिन्सन ने सिटी से संबंधित यानी दुर्बलता से संबंधित परिभाषा दी है। रिकार्डो ने रेंट थ्योरी दिया है। नाइट ने अनसर्टेनिटी प्रॉफिट से संबंधित मतलब थ्योरी दिया है। शुम्पीटर ने प्रॉफिट का इनोवेशन थ्योरी दिया है। किन्स ने डिप्यूटिव प्रेफरेंस दिया है। चैम्बरलिन ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिए हैं। किंग डिमांड कर्व को पाल स्वीजी ने दिए हैं। डुपोली से संबंधित कुर्नाड है और एडम स्मिथ ने इंडिविजुअल हैंड दिया है। ये सीधे सीधे प्रश्न मुलाकात कर सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र में दुर्बलता परिभाषा का मुख्य दोष क्या है। धन की उपेक्षा, कल्याण की उपेक्षा, उत्पादन की उपेक्षा, मांग का उपेक्षा। प्रश्न नंबर 176 का उत्तर कौन सा होगा। तो दुर्बलता परिभाषा का मुख्य दोष कल्याण की उपेक्षा, मतलब जो दुर्बलता संबंधित परिभाषा है उसमें कल्याण को उपेक्षित किया गया है यानी इग्नोर किया गया है। दुर्बलता संबंधित परिभाषा किसने दिया है, रॉबिन्सन ने। कल्याण संबंधित परिभाषा मार्शल ने दिए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 177 है, PCC सीधी रेखा हो तो इसका अर्थ क्या है। अवसर लागत बढ़ती है, घटती अवसर लागत, स्थिर अवसर लागत या शून्य अवसर लागत। तो जब PCC सीधी रेखा में हो तो स्थिर अवसर लागत होगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 177 का सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। PCC के अंदर स्थित बिंदु क्या दर्शाता है। पूर्ण रोजगार को, संसाधन का अल्प उपयोग, असंभव उत्पादन, अधिकतम उत्पादन। तो PCC के अंदर स्थित बिंदु दर्शाता है संसाधनों का अल्पतम उपयोग, वही ऊपर दर्शाएगा तो अधिकतम उपयोग होगा। 178 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 169 है, मांग वक्र के साथ गति किसके कारण होती है। मांग वक्र में गति यानी मोमेंट एलोंग डिमांड कर्व किसके कारण उत्पन्न होता है। आय में परिवर्तन के कारण, रुचि में, मूल्य में या जनसंख्या में परिवर्तन के कारण। 169 का
तो देखिए मांग में जो गति होता है, मूवमेंट होता है, वो मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मांग में परिवर्तन यानी शिफ्टिंग इन डिमांड करो किस कारण होता है? मूल्य में परिवर्तन केवल कीमत में, गैर मूल्य कारण या लागत में। ऑप्शन नंबर 180 का कौन सा सही होगा? तो जो मांग में परिवर्तन होता है ये गैर मूल्य कारक के कारण होता है। यहाँ पे क्या पूछा था? गति किसके कारण होता है? मूल्य के परिवर्तन के कारण होता है। और परिवर्तन किसके कारण होता है? गैर मूल्य के परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 181 है, यदि कुल उपयोगिता बढ़ रही हो और घटती दर से बढ़ रही हो तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? बढ़ रही होती है, घट रही हो लेकिन धनात्मक, शून्य है या ऋणात्मक। प्रश्न दिया है कि यदि कुल उपयोगिता बढ़ रही हो और घटती दर से बढ़ रही हो तो सीमांत उपयोगिता क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, घट रही होगी लेकिन धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक। तो देखिए फिगर से ये सब प्रश्न हल होगा तो आसानी से हल हो जाएगा। देखिए यहाँ से एकदम कोने से निकलेगा, यहाँ से ये टीपी है, कुल उपयोगिता है। जब कुल उपयोगिता बढ़ रही हो, देखिए बढ़ रही है और घटती दर से बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो सीमांत उपयोगिता घट रही होगी और धनात्मक होगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मतलब जब कुल उपयोगिता बढ़ रही हो लेकिन घटती दर से बढ़ रही हो तो सीमांत उपयोगिता घटती दर से लेकिन धनात्मक रहेगी। वही यदि कुल उपयोगिता बढ़ रही हो लेकिन बढ़ती दर से तो उपयोगिता बढ़ रही होगी। और जब कुल उपयोगिता मैक्सिमम होता है, जब टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी 0 होता है और जब एमपी माइनस में चल जाता है तो टीपी घटने लगता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में टीपी बढ़ती है परंतु घटती दर से? फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, थर्ड में, फोर्थ में? तो देखिए फर्स्ट स्टेज में टीपी बढ़ती दर से बढ़ती है, सेकेंड स्टेज में घटती दर से घटती है, थर्ड स्टेज में स्थिर रहती है और फोर्थ स्टेज में घटने लगती है। ठीक, कौन स्टेज में? फर्स्ट स्टेज में क्या करेगी? बढ़ती दर से टीपी बढ़ेगी, सेकेंड स्टेज में घटती दर से बढ़ेगी लेकिन घटती दर से बढ़ेगी, थर्ड में स्टेज मतलब स्थिर हो जाएगी और फोर्थ में घटेगी बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 82 का क्या प्रश्न पूछा है कि किस अवस्था में टीपी बढ़ती है परंतु घटती दर से? तो स्टेज सेकेंड में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 183 है, उत्पादन की तृतीय अवस्था कब प्रारंभ होती है? जब एमपी बराबर टीपी होता है, एपी अधिकतम होता है, एमपी 0 होता है या डीपी अधिकतम होता है। 183 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो उत्पादन का तृतीय अवस्था जब एमपी 0 होता है तो प्रारंभ होता है। जब एमपी ऋणात्मक होता है तो स्टेज शुरू होता है 3, उस समय टीपी घटने लगता है। फर्स्ट स्टेज में टीपी बढ़ता है लेकिन धनात्मक होता है तो उस समय टीपी फर्स्ट स्टेज में एमपी बढ़ता है धनात्मक तो टीपी भी बढ़ता है बढ़ती दर से। जब एमपी घटने लगता है लेकिन धनात्मक रहता है तो टीपी बढ़ता है लेकिन घटती दर से बढ़ता है। एमपी जब शून्य हो जाता है तो टीपी मैक्सिमम हो जाता है और एमपी जब शून्य से माइनस में जाता है तो टीपी घटने लगता है। प्रश्न नंबर 144 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एएफसी बढ़ती है, एबीसी लगातार घटती है, एमईसी यू आकार का होता है, एसी सीधा रेखा होता है। प्रश्न नंबर 184 का कौन सा सही होगा? तो एमयू यू आकार का होता है, एसी सीधा होता है, गलत है। एबीसी लगातार घटती है, गलत है। एएफसी बढ़ती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण एमसी यू से ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर 185 है, एमसी और एसी के बराबर हो, जब एमसी एसी के बराबर हो तो क्या होगा? एसी अधिकतम होगी, एसी न्यूनतम होगी, एबीसी अधिकतम होगी या लाभ अधिकतम होगा। ये सब जो भी प्रश्न है उत्पादन फलन का, ये सब फिगर से संबंधित है। पचासी का प्रश्न दिया है,
MC AC के बराबर हो तो क्या होगा? तो AC अधिकतम होगी, AC न्यूनतम होगी, ABC से अधिक होगी या लाभ अधिकतम होगा? कौन सा उत्तर होगा? ये सब ग्राफ का खेल है। यदि आपको ग्राफ आया तो सब प्रश्न हल हो जाएगा। ऐसे प्रश्न देखिए, MC हो गया, ये AC हो गया, AC ये MC है। MC AC के जब बराबर है तो क्या है? AC अधिकतम है, इसके बाद ये डिक्लाइन करेगा, लेकिन AC कभी जीरो नहीं होगी। तो ये ऑप्शन ए होगा 85, यानी 185 का जब MC के बराबर होगा तो क्या होगा? नहीं, MC AC के बराबर होगा तो AC अधिकतम होगा, AC न्यूनतम होगा, ABC अधिकतम होगा या लाभ अधिकतम होगा? तो जब ये न्यूनतम होगा, AC न्यूनतम दिया है, नहीं ये गलत होगा, अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिगर से भी क्लियर हुआ है। MC AC को उसके न्यूनतम बिंदु पर, अच्छा हम MP AC के चक्कर में पड़ गए हैं ना जी। इसका फिगर ये बनेगा, मैं MP और AP के चक्कर में पड़ गए हैं। यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये AC है, ये MC है। दिया है कि फिगर में मुझे कंफ्यूजन हो गया, सॉरी इसके लिए। MC और AC के बराबर होगा तो क्या होगा? AC अधिकतम होगा, AC न्यूनतम होगा, तो AC न्यूनतम होगा। ऑप्शन बी सही होगा। परफेक्ट कंपटीशन में उद्योग का डिमांड कर्व होता है, कैसा होता है? नीचे की ओर ढलान वाला होता है, क्षैतिज होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, यू आकार का होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व क्षैतिज होता है। यही EMR है, यही AR है, यही P है, यही डिमांड कर्व है, तो क्षैतिज होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। परफेक्ट कंपटीशन में उद्योग का डिमांड कर्व 86 का, सॉरी ए होगा। उद्योग का डिमांड कर्व सामान्यतः डिमांड की तरह नीचे की ओर ढलान लिए होता है जी। डिमांड कर्व नीचे ढलान लिए होता है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है? तो देखिए, फर्म का डिमांड कर्व मैं बता रही थी ऐसे होता है, लेकिन इंडस्ट्री का डिमांड कर्व ऐसे होता है। मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। देखिए आप ध्यान दीजिए, परफेक्ट कंपटीशन में उद्योग यानी उद्योग का पूछा है, इंडस्ट्री का, तो इसका ऐसे होता है, नीचे की ओर ढलान लिए हुए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैं इंडस्ट्री को नहीं ध्यान दी थी, फर्म को ध्यान दी थी। और फर्म परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का डिमांड कर्व कैसे होता है? तो इसका ऐसे होता है, नीचे ढलान लिए हुए, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, वक्राकार। तो यानी फर्म का डिमांड कर्व ऐसे होता है। यही फर्म का P होता है, यही AR होता है, यही MR होता है और यही डिमांड कर्व होता है। प्रश्न नंबर 87 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सॉरी मैं एक दो जगह कन्फ्यूजन हो गई थी। और यहाँ पे फर्म परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। और जो इंडस्ट्री होती है प्राइस का मतलब जो डिसाइड होता है मांग और सप्लाई के आधार पर करती है। अगला प्रश्न है, मोनोपोली में कौन सा कथन सत्य है? AR बराबर EMR, AR इज ग्रेटर देन EMR, EMR इज ग्रेटर देन AR या AR बराबर 0। देखिए मोनोपोली में देखिए ये AR है और ये EMR है, तो AR जो है ना EMR से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 88 का बी सही होगा। ऐसे प्रश्नों को आप फिगर से लगाएंगे करेंगे तो आपको प्रश्नों की गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। मैं वहाँ पे पहले वाले में MPTP के चक्कर में पड़ गई थी और MC और AC करना था। अगला प्रश्न है, मोनोपोली में कीमत का निर्धारण की जाती है MC कर्व द्वारा, MR कर्व द्वारा, AR कर्व द्वारा या AC कर्व द्वारा। प्रश्न दिया है 189 कि मोनोपोली में कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? तो AR कर्व द्वारा, एवरेज रेवेन्यू मतलब औसत आगम कर्व द्वारा मोनोपोली में कीमत का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। MR बराबर MC से आउटपुट तथा AR से प्राइस प्राप्त की जाती है। प्रश्न पूछ देगा कि MR से क्या होता है? तो आउटपुट और AR से प्राइस निर्धारित की जाती है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 190 है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सफल होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सफल होने के लिए आवश्यक शर्त श्रम विभाजन, प्रतियोगिता मुक्त प्रवेश, समरूप। प्रश्न नंबर 190 का, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सफल होने के लिए बाजार विभाजन होना आवश्यक शर्त है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाजार विभाजन के बिना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी वस्तु विभेद संभव नहीं है। अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग मूल्य वसूल करने हेतु बाजार का विभाजन आवश्यक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दीर्घ संतुलन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दीर्घकालीन संतुलन में क्या होता है? जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दीर्घकालीन में संतुलन कैसा प्राप्त होता है? असामान्य, सामान्य, हानि, एकाधिकार। तो 191 का होगा सामान्य। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ओलिगोपोली में मुख्य समस्या क्या है? ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार की मुख्य समस्या क्या है? लागत निर्धारण, परस्पर निर्भरता, पूंजी की कमी, श्रम कमी। 152 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, परस्पर निर्भरता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किंग डिमांड कर्व किसकी व्याख्या करता है? अधिकतम कार्य का, अधिकतम लाभ अधिकतमीकरण का, लागत नियंत्रण का, मूल्य कठोरता का, मजदूरी निर्धारण का। तो जो किंग डिमांड कर्व है मूल्य की कठोरता का व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आर्थिक लगान का सूत्र क्या होता है? 194 का ऑप्शन नंबर ए होगा, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। अब प्रश्न नंबर 195 है, यदि किसी उत्पादन कारक की ट्रांसफर अर्निंग शून्य हो तो क्या होगा? इकोनॉमिक्स रेंट शून्य होगी, इकोनॉमिक्स रेंट अधिकतम होगी, प्रॉफिट शून्य होगा, वेज बढ़ेगा। 195 का ऑप्शन नंबर बी होगा, इकोनॉमिक्स रेंट अधिकतम होगा। अगला प्रश्न है, मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 196 का श्रम की मांग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न नंबर 197 है, किन्स के अनुसार ब्याज दर निर्धारण होती है? बचत से, निवेश से, मुद्रा की पूर्ति और मांग से या उत्पादन से। प्रश्न नंबर 197 का होगा, मुद्रा की मांग और पूर्ति से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाले के अनुसार लाभ किसका प्रतिफल है? नवाचार का, जोखिम का, अनिश्चितता का, पूंजी का। तो हाले के अनुसार लाभ जोखिम का प्रतिफल है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बी सही होगा। प्रश्न नंबर 199 है, शुम्पीटर के अनुसार लाभ मुख्य स्रोत है भूमि, श्रम, नवाचार, बचत। तो शुम्पीटर के अनुसार लाभ का मुख्य स्रोत नवाचार है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 200 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है? रिकार्डो रेंट थ्योरी दिए थे, नाइट अनसर्टेनिटी थ्योरी दिए थे, शुम्पीटर इनोवेशन थ्योरी दिए थे। तो जी ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों, इसमें का 50 प्रश्न और बाकी है, मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर दूंगी। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा।